नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों के द्वारा 28 निर्दोष टूरिस्ट की निर्ममता से हत्या कर दी जाती है और इस हमले में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हमले के बाद पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। देश में जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, अब हमारी सरकार फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। भारतीय सेना को आतंकवादियों के खिलाफ खुली छूट दे दी गई है। सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपिया में आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशंस तेज कर दिए हैं। यहाँ 7 आतंकवादियों के घरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशंस के बाद सेना ने 115 सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया है। हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पहलगाम हमले के आतंकियों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इन्हें मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके तहत अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, जिसके बाद से पाकिस्तान को अनुमानित 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस चेक पोस्ट के जरिए पाकिस्तान करोड़ों रुपयों का बिजनेस भारत के साथ कर रहा था। इसके अलावा सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। इसके बाद भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़कर वापस अपने देश जाना होगा और अब कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत का दौरा नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा हमारी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा सख्त फैसला लिया है जो पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। यह फैसला है सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच यह ट्रीटी हुई थी, जिस पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस ट्रीटी पर विश्व बैंक ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। इस ट्रीटी के अनुसार पूर्वी क्षेत्र की 3 नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का अधिकार होगा, जबकि पश्चिम क्षेत्र की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन भारत इन नदियों के पानी का उपयोग इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कर सकता है। इस ट्रीटी के अनुसार सिंधु, चनाब और झेलम नदियों के कुल पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% हिस्से का पानी भारत को मिलेगा। समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थायी आयोग का गठन किया गया, जिसे सिंधु आयोग नाम दिया गया। दोनों तरफ से एक एक आयुक्त इस समझौते के लिए तैनात किए गए। यही दोनों अपनी अपनी सरकारों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस ट्रीटी के अनुसार भारत सिंधु, चनाब और झेलम रिवर्स पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन करता है या कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे पाकिस्तान की सहमति लेनी आवश्यक है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को मिलने वाले पानी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, 1947 में भारत से विभाजित होकर पाकिस्तान एक अलग देश बना। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ था। फिर भी भारत ने नैतिकता के आधार पर विभाजन के 13 साल बाद एक बड़ा भाई होने के नाते 1960 में पाकिस्तान के साथ
साथ इंडस वाटर ट्रीटी की और पाकिस्तान को सिंधु, चनाब और झेलम नदियों के पानी का 80% हिस्सा दिया, जो कि भारत की धरती से होकर गुजरती हैं। लेकिन पाकिस्तान की धोखेबाजी देखिए। 1960 में इस ट्रीटी के होने के बाद उसने भारत के खिलाफ 3 बार 1965, 1971 और 1999 में युद्ध की शुरुआत की और तीनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भारत पिछले 35 वर्षों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है, चाहे वो मुंबई 9/11 अटैक हो, अक्षरधाम मंदिर पर अटैक हो, देश की पार्लियामेंट पर अटैक हो, पुलवामा अटैक हो या फिर जम्मू में श्रद्धालुओं से भरी बस पर अटैक हो। इन सब हमलों के सीधे तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इस आतंकवाद में भारत के हजारों निर्दोष नागरिकों और डिफेंस फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान गंवाई है और इससे भारत की इकोनॉमी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इतना कुछ होने के बाद भी मानवीय आधार पर भारत ने इस समझौते को जारी रखा। दोस्तों, साल 2016 में पाकिस्तान प्रायोजित उरी हमले में 18 भारतीय सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में समझाया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को बड़े हल्के में लिया। इसके बाद 2019 में पुलवामा हमले के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी धरती पर भारत के खिलाफ पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता है तो भारत सिंधु और इसकी सहायक नदियों के पानी को रोक देगा। इसके बाद भी पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए। इसके बावजूद भी भारत ने मानवता के आधार पर सिंधु, चनाब और झेलम के पानी को नहीं रोका। लेकिन दोस्तों, अब तो पाकिस्तान ने हैवानियत की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। पहलगाम हमले में आतंकियों ने टूरिस्ट से उनका धर्म पूछ कर निशाना बनाया है। उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जिसने अपना धर्म हिंदू बताया उसको गोलियों से छन्नी कर दिया गया। इस हमले के बाद भारत अब किसी भी तरीके से पाकिस्तान पर रहम दिखाने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। अब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। यहाँ एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या भारत एक तरफा इस ट्रीटी को समाप्त कर सकता है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में एग्जिट का कोई प्रोविजन नहीं है, यानी भारत या पाकिस्तान में से कोई भी इसे एक तरफा समाप्त नहीं कर सकता है। इसके लिए दोनों देशों की सहमति की आवश्यकता है। इस ट्रीटी की कोई एंड डेट नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट दोनों पक्षों की सहमति से ही संभव है। लेकिन वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 62 के अनुसार ऐसी ट्रीटी को टर्मिनेट, विड्रॉ या सस्पेंड किया जा सकता है अगर उन परिस्थितियों में कोई फंडामेंटल चेंज आ जाए जो ट्रीटी के फॉर्मेशन के समय मौजूद थी। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच परिस्थितियां एकदम सामान्य थी, क्योंकि उस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच एक भी युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन इस ट्रीटी के फॉर्मेशन के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच 3 बार युद्ध हो चुके हैं, जिनकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी और भारत पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है। इसके अलावा 1960 से अब तक भारत की पॉपुलेशन कई गुना बढ़ चुकी है और इसके साथ साथ यहाँ पानी की खपत भी कई गुना बढ़ चुकी है। तो आज भारत और पाकिस्तान के बीच परिस्थितियाँ वो नहीं हैं जो 1960 में थी। अब इन परिस्थितियों में काफी फंडामेंटल चेंजेस आ चुके हैं। इसलिए वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 62 के अनुसार भारत को पाकिस्तान की सहमति के बिना एक तरफा इस ट्रीटी को टर्मिनेट, विड्रॉ या सस्पेंड करने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, अब भारत सरकार की तरफ से 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान सरकार को एक आधिकारिक पत्र के जरिए सूचित किया गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जा रहा है। इस पत्र में भारत ने यह स्पष्ट किया कि पाकिस्तान द्वारा निरंतर हो रहे सीमा पार आतंकवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद इसका पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद दोनों देशों के जल आयुक्तों की सालाना बैठकें नहीं होंगी, जिससे संवाद और विवाद निपटाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी के तहत दोनों देशों के 2 आयुक्तों को साल में एक बार मिलने की व्यवस्था दी गई थी, लेकिन अब ऐसी कोई बैठक नहीं होगी। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत पाकिस्तान को समय समय पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा सर्कुलेट करता था। इसमें नदियों का प्रवाह, जल स्तर, बाढ़ की चेतावनी और ग्लेशियर के पिघलने की जानकारी जारी की जाती थी। भारत अब पाकिस्तान को ये सब जानकारी नहीं देगा।
इससे पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ और सूखे की संभावना बढ़ सकती है। भारत अब सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बिना पाकिस्तान से सलाह मशवरा किए आगे बढ़ा सकेगा। इंडस वाटर ट्रीटी ने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के डिजाइन को मार्क करने का अधिकार दिया था और पाकिस्तान के आयुक्त पश्चिमी नदियों पर भारतीय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्थिति पर रिपोर्ट लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त भारतीय क्षेत्रों का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे, जिससे उन्हें भारतीय परियोजनाओं की जानकारी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान पहले से ही फाइनेंशियल और पॉलिटिकल उथल पुथल से जूझ रहा है। यह फैसला पाकिस्तान की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर और सोशल स्टेबिलिटी को पैरालाइज कर सकता है। सिंधु और इसकी सहायक नदियां पाकिस्तान के अस्तित्व की रीढ़ हैं। ये नदियां पाकिस्तान में जरूरत के पानी का लगभग 76% हिस्सा सप्लाई करती हैं। इनसे यहाँ की 80% एग्रीकल्चर लैंड की सिंचाई होती है। पाकिस्तान के फूड प्रोडक्शन का लगभग 90% हिस्सा इन्हीं नदियों की सिंचाई पर निर्भर करता है। इन नदियों की वजह से पाकिस्तान की लगभग 40% आबादी को रोजगार मिलता है और यहाँ की लगभग 25% जीडीपी इन्हीं नदियों पर टिकी हुई है। सिंधु इरिगेशन सिस्टम को दुनिया के सबसे बड़े इरिगेशन सिस्टम में से एक माना जाता है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे ड्राई देशों में से एक है। यहाँ सालाना सिर्फ 240 मिलीमीटर बारिश होती है। 24 करोड़ से अधिक आबादी वाला यह देश अपनी 90% ताज़ा पानी की जरूरतों के लिए इन नदियों पर निर्भर है। इसके अलावा तरबेला और मंगला जैसे डैम्स पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को बिजली की सप्लाई होती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 2018 की रिपोर्ट में पाकिस्तान को गंभीर पानी की कमी का सामना करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर रखा गया था। अगर भारत सिंधु और इसकी सहायक नदियों के पानी को पूरी तरह से रोकने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए परिणाम विनाशकारी होंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे पाकिस्तान के पानी की अवेलेबिलिटी 70% तक कम हो सकती है, जिससे पाकिस्तान के सबसे फर्टाइल एरियाज पंजाब और सिंध के बड़े हिस्से बंजर भूमि में तब्दील हो जाएंगे। कृषि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, महीनों के भीतर ध्वस्त हो जाएगी। गेहूं और चावल जो कि यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड का लगभग 80% हिस्सा है, ये फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। इससे पाकिस्तान में खाने के अनाज की कमी हो जाएगी और इसकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी। शहरों में पानी की भारी किल्लत और सामाजिक अशांति हो सकती है। फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का अनुमान है कि अगर सिंचाई के पानी में 50% की कमी होती है तो पाकिस्तान का कृषि उत्पादन आधा हो सकता है। इससे लाखों लोग भूखमरी और गरीबी के शिकार हो जाएंगे। रूरल एरियाज जहां पाकिस्तान की लगभग 68% आबादी रहती है, यहां खेती योग्य भूमि के बंजर होने पर बड़े पैमाने पर लोगों का माइग्रेशन गांवों से शहरों की तरफ होगा। लाहौर और कराची जैसे शहरी केंद्र जो पहले से ही जनसंख्या वृद्धि से तनावग्रस्त हैं, यहाँ शरणार्थियों के आने से यहाँ के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ेगा और बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। यहाँ सामाजिक अशांति होगी और क्राइम रेट अपने चरम पर होगा। लोग खाने पीने के सामान के लिए एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाएंगे। इससे पाकिस्तान के पावर सेक्टर को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं जो पाकिस्तान को लगभग 30% बिजली की आपूर्ति करते हैं। ये सब रुक जाएंगे और बिजली कटौती से यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगी। पाकिस्तान पहले से ही पानी की कमी के कारण बिजली उत्पादन के लिए सालाना लगभग 19 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट करता है, लेकिन सिंधु व इसकी सहायक नदियों पर लगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बंद होने के कारण पाकिस्तान पर कोयला इंपोर्ट करने का फाइनेंशियल बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा। आज पाकिस्तान की जीडीपी का 60% से ज्यादा हिस्सा पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान की पाई पाई बिक जाएगी। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी है कि सिंधु जल संधि को समाप्त करना परमाणु हमले से भी अधिक खतरनाक होगा। यह देश की फूड प्रोडक्शन की क्षमता को खत्म कर देगा और यहाँ भारी संख्या में लोग भूखमरी से मारे जाएंगे। दोस्तों, एक समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास की रोटियां खा लेंगे लेकिन हम एटम बम बनाकर ही दम लेंगे। भारत को बर्बाद करने की इस जिद में पाकिस्तान आज खुद ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आज यहाँ के नागरिकों को घास की रोटियां खाने की नौबत आ गई है। पाकिस्तान ने जितना पैसा हथियार खरीदने और भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में लगाया है, उतना पैसा अगर वो अपने देश के डेवलपमेंट में लगाता तो आज वह एक बर्बाद नहीं खुशहाल देश होता। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया।
इस वजह से आज पाकिस्तान में सिविल वॉर की सिचुएशन आ चुकी है। आज यहाँ बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान और अन्य जगहों पर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। आज पाकिस्तान चाहकर भी अपने इन हालातों में सुधार नहीं कर सकता और इसका विनाश तय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।